हेलो एवरीवन। आज मैं अमेंडमेंट की क्लास देने जा रहा हूँ इंटरमीडिएट लॉ स्टूडेंट्स के लिए सी एंड सी एम में। ऑडिट सब्जेक्ट में कोई अमेंडमेंट नहीं है, जो भी अमेंडमेंट्स हैं वो लॉ में है और इनकम टैक्स में। तो लॉ का अमेंडमेंट आज ले रहा हूँ और फिर हम लोग इनकम टैक्स का अमेंडमेंट भी करने वाले हैं। ओके, इंटरमीडिएट लॉ में जो भी अमेंडमेंट्स आए हैं वो मैंने अमेंडमेंट प्लस वो फुल टॉपिक यहाँ पर रेफरेंस के लिए डाला है। तो एक बार मैं टॉपिक बताऊंगा और फिर उसमें जो अमेंडमेंट है वो ही बता दूंगा तुम लोग को, इससे याद करना थोड़ा आसान हो जाएगा। ओके, लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन। कुछ अमेंडमेंट्स ऐसे हैं जो ओल्ड अमेंडमेंट्स हैं जिनको वापस से रिपीट किया गया है इंस्टीट्यूट की किताब में। तो वो पुराने अमेंडमेंट ये जो पढ़ाए हुए हैं, तो तुम बोलोगे हाँ सर ये तो पढ़ाया हुआ है, हाँ तो पुराना अमेंडमेंट है पर वो भी डाला है इंस्टीट्यूट ने, तो वो मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ। और कुछ नए अमेंडमेंट्स हैं। ओके, जो पुराने अमेंडमेंट्स है वो येलो कलर में रहेंगे, जैसे यहाँ पर तुम देख सकते हो 4 करोड़ 40 करोड़ येलो कलर में, तो ये पुराना अमेंडमेंट है। और जो नए अमेंडमेंट्स है वो ब्लू कलर में रहेंगे। ओके, लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन। अमेंडमेंट का पोर्शन हाईलाइटेड है, बाकी जो नॉर्मल लिखा हुआ है वो अमेंडमेंट नहीं है, वो तो पूरी टॉपिक का ज्ञान है। लेट्स स्टार्ट। अमेंडमेंट किस में है सर? कंपनी लॉ में है। किस में है? कंपनी लॉ में है। बाकी अदर लॉज वगैरह में कोई अमेंडमेंट नहीं है, जो है कंपनी लॉ के अंदर है। तो चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 इन कॉर्पोरेशन एंड ओपीसी। इसके अंदर स्मॉल कंपनी का जो डेफिनेशन है वो अमेंड हुआ है। स्मॉल कंपनी हम सब जानते हैं, बेसिकली इट्स अ प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर स्पेसिफाइड लिमिट के अंदर रहता है। तो ये लिमिट पहले थी 2 करोड़ 20 करोड़, अब उसको डबल कर दिया गया है। नाउ इट इज 4 करोड़ एंड 40 करोड़। तो ये पुराना अमेंडमेंट है, ये ऑलरेडी इसके ऊपर मैं अलग से पहले भी बता चुका हूँ, यूट्यूब पे अलग से वीडियो भी डाल चुका हूँ। आज फिर बता रहा हूँ कि फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन, ठीक है, जो मई नवंबर में एग्जाम होने जा रहे हैं, उनमें स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन में लिमिट्स क्या होगी? पेड अप कैपिटल अप टू 4 करोड़ रुपीस एंड टर्नओवर अप टू 40 करोड़ रुपीस। तो 4 करोड़ 40 करोड़ ये अमेंडमेंट है। नेक्स्ट अमेंडमेंट सर चैप्टर नंबर 3 में है, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। इसके अंदर एक सेक्शन होता है, सेक्शन नंबर 16, रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ द कंपनी। इसमें एक केस है कि मान लो कंपनी रजिस्टर हो चुकी, इनकॉर्पोरेट हो चुकी, पर कंपनी का जो नाम है वो किसी दूसरे पर्सन के ट्रेडमार्क से मैच करता है, सिमिलर है। तो जो ट्रेडमार्क ओनर है ना, उसने सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आपकी शिकायत कर दी है और सेंट्रल गवर्नमेंट आपको बोल रहा है कि आपकी कंपनी का नाम भले किसी दूसरी कंपनी से मैच नहीं करता हो, बट इट इज सिमिलर टू सम रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, तो आपको अपना नाम रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो पहले इसकी टाइम लिमिट होती थी 6 मंथ्स, रिवाइज होके हो चुकी है 3 मंथ्स, और ये पुराना अमेंडमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश के बावजूद भी अपना नाम रेक्टिफाई नहीं किया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही आपको एक नाम अलॉट कर देगा, रजिस्ट्रार भी अपने रिकॉर्ड्स में आपका नया नाम अपडेट कर देगा और आपको नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा विद द न्यू नेम। द न्यू नेम इज वेरी डर्टी। ये पुराना अमेंडमेंट फिर बता देता हूं, ORDNC, ईयर, सीरियल नंबर, सिन, ये हो जाएगा कंपनी का नया नाम। ORDNC का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ रीजनल डायरेक्टर नॉट कंप्लाइड, कि कंपनी ने सेंट्रल गवर्नमेंट का जो आदेश आया रीजनल डायरेक्टर का कि नाम रेक्टिफाई करो, वो नहीं फॉलो किया। ईयर, जिस साल रीजनल डायरेक्टर ने वो ऑर्डर पास किया था, सीरियल नंबर ऑफ द ऑर्डर एंड सिन ऑफ द कंपनी। सो ये गंदा सा अल्फा न्यूमेरिक नाम बन जाएगा आपका, अल्फा न्यूमेरिक नेम। फिर आपको यही नाम रखना पड़ेगा जब तक कि आप लोग अपना प्रॉपर नेम चेंज नहीं कर लेते। बाद में आप अपना प्रॉपर नेम चेंज कर लोगे तो ये अल्फा न्यूमेरिक नेम हट जाएगा। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि सेक्शन 16 में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये अधिकार है कि अगर आपका नाम किसी दूसरी कंपनी या किसी ट्रेडमार्क से मैच करता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि RD आपको ऑर्डर करेगा, आप अपना नाम चेंज कर लो विद इन 3 मंथ्स। अगर नाम चेंज नहीं करते हो तो वो आपको नया नाम अलॉट करेंगे, रिकॉर्ड्स में अपडेट कर देंगे और आपको नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा विद द न्यू गंदा सा नाम अल्फा न्यूमेरिक नेम। लेकिन लेटर ऑन यू कैन चेंज योर नेम एज पर सेक्शन 13 बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, टेक सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल, और फिर ये अल्फा न्यूमेरिक नेम हट जाएगा। नेक्स्ट, चैप्टर नंबर 7। अब ये देख रहे हो ब्लू हाइलाइटर, ब्लू हाइलाइटर का मतलब है इट्स अ न्यू अमेंडमेंट, सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। ये नया अमेंडमेंट है, ये हम लोगों के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्राइवेट प्लेसमेंट एक सेक्शन है 42, रेड विथ रूल नंबर 14। सेक्शन नंबर 42 प्लस रूल नंबर 14, प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट का सबसे सिंपल एग्जांपल है
जो मैं हमेशा क्लास में देता हूँ, शार्क टैंक। शार्क टैंक में कोई भी पिक्चर जाता है, शार्क्स लोग बैठे हैं यानी कि सिलेक्टेड इन्वेस्टर, उनको वो इनवाइट करते हैं कि आइए हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, और कोई उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकता। दैट्स अ प्राइवेट प्लेसमेंट का क्लासिक एग्जांपल, शार्क टैंक। वैसे प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत बड़े लेवल पे होता है वेंचर कैपिटल फंडिंग्स के लिए। नाउ प्राइवेट प्लेसमेंट में एक नया रेस्ट्रिक्शन आया है। नया रेस्ट्रिक्शन क्या है? अ कंपनी कैन इनवाइट एनीबडी, एक कंपनी किसी को भी इनवाइट कर सकती है कि आओ हमारी कंपनी में आप इन्वेस्ट करो, बट इट कैनॉट इनवाइट any other body corporate on any national of a neighboring country। कोई भी वो देश जिसका बॉर्डर भारत के साथ जुड़ा हुआ है, कोई भी वो कंट्री जिसका बॉर्डर हमारे साथ जुड़ा हुआ है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, नेपाल है, इनके बॉर्डर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और भी देश हैं। तो इन देशों के अंदर जो भी बॉडी कॉर्पोरेट्स या नेशनल्स इंसान हैं, उनको अगर आप इनवाइट करना चाहते हो प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए, तो दे मस्ट ऑब्टेन अप्रूवल अंडर फैमा। मतलब ये लोग को सेंट्रल गवर्नमेंट बोले तो बेसिकली आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा। मान लो इंडिया की एक कंपनी है, वो बांग्लादेश के किसी इन्वेस्टर को इनवाइट करना चाहती है, बांग्लादेश के इन्वेस्टर को कि आप हमारे कंपनी में प्राइवेट प्लेसमेंट में रुपया लगाओ, तो बांग्लादेश के इन्वेस्टर को आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा फैमा में, तब जाके वो हमारे कंपनी में प्राइवेट प्लेसमेंट में पैसा लगा सकता है। तो ये एक नया रेस्ट्रिक्शन आया है। नेक्स्ट, चैप्टर 11 डिपॉजिट्स। हर कंपनी जिसने डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रखा है उनको 30 जून तक रिटर्न जमा करना पड़ता है, DPT3 विच इज ऑडिटेड बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो भी उनका ऑडिटर है। तो इसमें एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड हो गई है, ये लाइन ऐड हुई है कि वो जो DPT3 है उसमें ऑडिटर को डिक्लेयर करना पड़ेगा। ऑडिटर विल पुट डिक्लेरेशन इन DPT3। कोई भी कंपनी जिसने डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर रखा है उनको DPT3 में रिटर्न 30 जून तक जमा करना पड़ता है, शोइंग द अपडेटेड पोजीशन ऑफ द डिपॉजिट्स एज ऑन 31 मार्च एंड विच इज ऑल्सो ऑडिटेड बाय द ऑडिटर ऑफ अ कंपनी। तो ऑडिटर DPT3 के अंदर डिक्लेरेशन देगा कि यस मैंने वेरीफाई कर लिया, सब कुछ सही है। तो ये एक ब्लू लाइन एक एक्स्ट्रा ऐड हुई है। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है सर? चार्ज। कोई भी कंपनी जब लोन लेती है तो अपने एसेट्स को गिरवी करती है। जब एसेट्स को गिरवी करती है तो हम कहते हैं कि एसेट्स के ऊपर चार्ज आ गया है, ठीक है। एसेट्स को गिरवी करना मतलब एसेट्स के ऊपर चार्ज आ गया है। तो उसी चार्ज चैप्टर के अंदर ये दो अमेंडमेंट्स हैं, एक पुराना अमेंडमेंट और एक नया अमेंडमेंट है। पुराना अमेंडमेंट क्या है? बहुत ईजी है ये। एक बैंक है जिसने आरबीआई से लोन लिया है। किससे लोन लिया है? आरबीआई से। और उसने आरबीआई के पास अपने एसेट्स गिरवी किए हैं, ठीक है। एक बैंक है, उसने आरबीआई से लोन लिया है और अपने एसेट्स आरबीआई के पास गिरवी किए हैं। तो बैंक भी तो एक कंपनी होता है, तो बैंक अगर अपने एसेट गिरवी कर रहा है आरबीआई के पास तो बैंक के एसेट पे भी चार्ज क्रिएट हो रहा है। पर यहाँ पर सेक्शन 77 अप्लाई नहीं होता, बैंक को CHG1 ROC के पास जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दैट्स एन ओल्ड अमेंडमेंट। नया अमेंडमेंट, एक कंपनी है जो ऑलरेडी लिक्विडेशन में है अंडर IBC कोड 2016। यस, ये एक बहुत बड़ा कानून है जिसका नाम मैंने बैच में कई बार लिया है, पर ये कानून इंटरमीडिएट के सिलेबस में नहीं आता है। IBC कोड, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। कोई भी कंपनी जो बंद हो रही है, तो बंद होती हुई कंपनी को संभालने के लिए जो लिक्विडेटर्स आते हैं ना, वो 3 प्रकार के होते हैं, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, लिक्विडेटर। तो एक बंद होती हुई कंपनी जो बंद हो रही है, उसको अगर गलती से कोई लोन मिल रहा है और वो अपने एसेट को गिरवी रख रहा है, तो ऐसे तो बंद होती हुई कंपनी को सर जल्दी से कोई लोन देगा ही नहीं। बट इन अ रेयर केस अगर बंद होती हुई कंपनी को लोन मिल रहा है और वो अपने एसेट्स को गिरवी कर रहे हैं, तो उनके एसेट्स पे चार्ज क्रिएट हो रहा है, तो उनको चार्ज का CHG1 फॉर्म जमा करना पड़ेगा। द CHG1 फॉर्म विल बी साइंड बाय दीज पीपल। तो जब एक कंपनी बंद होती है तो कंपनी का पूरा कंट्रोल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ से छीन के इनके हाथ में आ जाता है। बंद होती हुई कंपनी में क्या होता है ना, ये सपोज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, ओके, तो इनका सारा कंट्रोल इनके ऊपर से हट जाता है। कंपनी का सारा कंट्रोल कम्स इन द हैंड्स ऑफ इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल और लिक्विडेटर। तो ऑब्वियसली कंपनी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स फॉर्म्स है कौन साइन करेगा? यही लोग तो साइन करेंगे। अब तो सारा साइन इन्हीं को करना है।
तो वही बोला कि बंद होती हुई कंपनी को अगर लोन मिल रहा है और वो अपने एसेट को गिरवी कर रहे हैं तो चार्ज का फॉर्म जो जमा होगा उसमें ये लोग ही साइन करेंगे। दैट्स द न्यू अमेंडमेंट। ओके, नेक्स्ट अमेंडमेंट पुराना है रजिस्टर्स के। नेक्स्ट अमेंडमेंट है रजिस्टर्स चैप्टर के अंदर रजिस्टर्स एंड रिटर्न्स में। पुराना अमेंडमेंट है, कंपनी हैज टू मेंटेन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स या फिर रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। ठीक है, कंपनी हैज टू मेंटेन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। तो कोई भी मेंबर या डिबेंचर होल्डर आके इस रजिस्टर को चेक कर सकता है। पर इसमें दिक्कत क्या है, सपोज एक मेंबर है जो कंपनी के पास आया और कंपनी को बोला कि आई वांट टू सी द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, तो कंपनी दिखाएगी। तो उस रजिस्टर मेंबर में तो बाकी सारे जो मेंबर्स हैं उनका पर्सनल डिटेल्स भी तो रहेगा। तो कंपनी को ये हक तो नहीं है कि दूसरे मेंबर्स की प्राइवेट इंफॉर्मेशन किसी दूसरे मेंबर को पास ऑन कर दे, ये तो नहीं होना चाहिए। तो इसी के लिए अमेंडमेंट आया था कि रजिस्टर ऑफ मेंबर कोई भी दूसरा मेंबर या डिबेंचर होल्डर चेक कर सकता है, बट उनको ये 4 डिटेल नहीं मिलेंगे। दूसरे मेंबर्स का एड्रेस, ईमेल एड्रेस, अगर दूसरा मेंबर एक कॉर्पोरेट है तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर और उनका पैन नंबर। तो ये 4 प्राइवेट इंफॉर्मेशन अबाउट दी अदर मेंबर्स और डिबेंचर होल्डर्स ये कंपनी डिस्क्लोज नहीं करेगी। सो दीज 4 इंफॉर्मेशंस आर नॉट अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन, एक्सट्रैक्ट और फॉर ऑब्टेनिंग कॉपीज। ये तो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है ना, तो ये शेयर नहीं होगा। नेक्स्ट अमेंडमेंट डिविडेंड चैप्टर को आया। अब ये देखो, ना तो ये येलो है ना ये ब्लू है, ये क्यों मैं बता देता हूं तुम लोग को। एक सेक्शन है अपने सिलेबस में 125 IEPF, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। तो इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड का जो सेक्शन नंबर 125 है, उसमें सेक्शन के अंदर बताया हुआ है कि कौन कौन से सोर्सेस से इस फंड में पैसा आता है और ये फंड में जो पैसा है गवर्नमेंट कहाँ कहाँ स्पेंड करती है। एंड दैट इटसेल्फ इज अ वेरी लॉन्ग लिस्ट। उसका एक समरी टेबल भी बुक में मैंने बनाया पढ़ाया है। तो वहीं पर ए से लेकर एन तक आइटम्स है, उसमें एन नंबर के अंदर लिखा हुआ है अदर सोर्सेज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो अदर सोर्सेज कुछ कुछ थोड़े बहुत प्रिस्क्राइब्ड हैं जो IEPF रूल्स के अंदर हैं, तो उनको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। उन्हीं रूल्स में कुछ आइटम्स में एक आइटम एक्स्ट्रा ऐड हो गया है कि वो सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर होते हैं ना, सेक्शन 90 वाले SBO। तो अगर कोई SBO डिटेल्स अपना कंपनी को नहीं दे रहा है तो NCLT ऑर्डर पास कर सकता है और उसके शेयर्स को सस्पेंड कर सकता है, एंड बाद में वो शेयर्स IEPF में भी ट्रांसफर हो सकते हैं। तो दैट इटसेल्फ इज अ न्यू सोर्स फॉर IEPF कि उस बंदे का शेयर ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये एक नया आइटम ऐड हुआ है रूल्स में, पर IEPF रूल्स हमको पढ़ने नहीं और ये उसमें चेंज भी हमें करने की जरूरत नहीं है। तो ये बात मैंने यहाँ पर नीचे एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, तो सेक्शन 125 अपने आप में काफी, उसके अंदर एक लंबा लिस्ट दिया हुआ है कि अमाउंट्स दैट आर क्रेडिटेड टू द IEPF फंड, वही पढ़ने से हो जाएगा। ये वाला एक्स्ट्रा एक पॉइंट ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर सबसे बड़ा अमेंडमेंट जो आया है सर, वो इस चैप्टर में आया है अकाउंट्स एंड CSR। इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं जो पुराने हैं, जो हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, और चुनो चुनो अमेंडमेंट्स हैं थोड़े बहुत जो नए हैं। ठीक है, लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन। ये अकाउंट्स पे भी और CSR पर भी है। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट CSR। तो ये पुराना अमेंडमेंट एक, शेड्यूल 7 आइटम नंबर 1 इज अबाउट हेल्थ केयर। शेड्यूल 7 के अंदर बहुत सारे आइटम्स है, उसमें आइटम नंबर 1 जो है उसमें ह्यूमन बीइंग्स की 7 बेसिक नीड्स बताई हुई, जिसमें से एक है हेल्थ केयर। आइटम नंबर 12 है डिजास्टर मैनेजमेंट। अब सवाल ये उठता है कि जो बड़ी कंपनियां होती हैं जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ के ऊपर या टर्नओवर 1000 करोड़ के ऊपर या नेट प्रॉफिट 5 करोड़ के ऊपर होता है, उनके ऊपर सेक्शन नंबर 135 CSR अप्लाई करता है और उनको एक CSR कमेटी बनानी पड़ती है, प्लस अपने एवरेज 3 साल के एवरेज प्रॉफिट्स का 2% CSR में स्पेंड करना पड़ता है। और CSR एक्टिविटीज वही होंगी जो शेड्यूल 7 में दी हुई है। इसीलिए क्या होता है, जब भी कोई कंपनी कुछ नए टाइप का CSR एक्टिविटी करती है ना, तो उनको ये चेक करना बहुत जरूरी है कि उनके द्वारा किया हुआ नया CSR एक्टिविटी जो है वो शेड्यूल 7 में फॉल करता है कि नहीं करता। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में एक सर्कुलर आया और सरकार ने क्लैरिफिकेशन दिया कि कोविड के लिए, अगर कोई भी कंपनी कोविड के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है, ऑक्सीजन जनरेशन, ऑक्सीजन सिलेंडर जनरेशन प्लांट बना रही है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, वेंटिलेटर सिलेंडर, ये सब बना रही है, तो इसको हम लोग CSR एक्टिविटी मानेंगे। ये CSR एक्टिविटी में काउंट किया जाएगा और इन 2 हेड्स में आएगा, हेल्थ केयर में भी फॉल करता है और डिजास्टर मैनेजमेंट में फॉल करता है। तो ये बाकायदा अलाउड है।
वैसे ही आइटम नंबर 9 ऑफ शेड्यूल 7, दैट्स अबाउट डोनेशन फॉर गवर्नमेंट रिसर्च। अगर आप भारत सरकार के संस्थानों को डोनेशन दोगे रिसर्च करने के लिए तो वो CSR में कवर होता है। तो कोविड की वैक्सीन तो लगातार चेंज हो रही है, अपग्रेड हो रहे हैं, नए स्ट्रेन्स मिल रहे हैं, तो वैक्सीन पे तो रिसर्च चल ही रहा है। तो अगर आप सरकार के इंस्टीट्यूशंस को डोनेशन दोगे तो वो भी अलाउड है CSR एक्टिविटी में, दैट्स कवर्ड इन आइटम नंबर 9। नेक्स्ट और एक सर्कुलर है इस पे, अगर कोई भी कंपनी वैक्सीनेशन करवा रही है, फ्री में वैक्सीनेशन करवा रही है अपने एम्प्लॉयज और उनके फैमिली को छोड़कर, मतलब आम जनता का, स्पेंडिंग ऑफ CSR फंड्स फॉर COVID-19 वैक्सीनेशन ऑन पर्संस अदर देन एम्प्लॉयज एंड देयर फैमिली, मतलब जनमानस के लिए फ्री में कोविड वैक्सीनेशन कराया जा रहा है, तो ये भी बिल्कुल CSR एक्टिविटी में काउंट होगा, हेल्थ केयर में और डिजास्टर मैनेजमेंट में, आइटम नंबर 1 एंड आइटम नंबर 12। ठीक है, अब ये एक नया आया है, बीच में तुम सबने सुना होगा प्रधानमंत्री का एक कैंपेन आया था, आजादी का अमृतोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव। तो भारत के इंडिपेंडेंस पर आजादी का अमृत महोत्सव उनका कैंपेन था, उसी के अंदर एक आया था हर घर तिरंगा। तो हर घर तिरंगा कैंपेन के लिए जिन कंपनियों ने भी मास स्केल प्रोडक्शन किया है हमारे नेशनल फ्लैग का, तिरंगा का, उसको घर घर पहुंचाया है, तो ये भी CSR एक्टिविटी में काउंट होगा। सर किस आइटम नंबर में? आइटम नंबर 2, आइटम नंबर 2 ऑफ शेड्यूल 7, दैट्स अबाउट एजुकेशन। आइटम नंबर 2 क्या? एजुकेशन। तो बोला कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अगर घर घर तक पहुंचाया जाए, लोगों में फिर से पेट्रियोटिज्म की फीलिंग की जाए, तो दैट इज ऑल्सो एजुकेशन फॉर कल्चर, तो ये काउंट होगा, ये भी CSR एक्टिविटी माना जाएगा। तो ये नया आया है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हम सब जानते हैं कि हर कंपनी को, मैं याद दिलाना चाहूंगा एक बार, हर कंपनी को, एवरी कंपनी हैज टू फाइल इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विथ ROC एवरी ईयर। हर साल आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ROC में जमा करना पड़ता है, उसका फॉर्म नंबर होता है AOC4। AOC मतलब अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। तो एवरी कंपनी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जैसे ही साल खत्म, AGM हुआ, AGM से 30 दिन के अंदर जमा कर देगा, AOC4। तो एक नया कानून आया, इसी में एक नया अमेंडमेंट आया जो येलो कलर में, कि AOC4 के साथ आप CSR2 फॉर्म भी अटैच करोगे। वो कंपनियां जिनका नेटवर्थ 500 करोड़, टर्नओवर 1000 करोड़, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ वगैरह के ऊपर है, जिन पे CSR एप्लीकेबल है, वो अपने AOC4 के साथ CSR2 भी अटैच करेंगे, ये जरूरी है। अब इसी में 2 नए अमेंडमेंट्स आए हैं कि अगर AOC4 आपका जमा हो भी चुका तो कोई बात नहीं, आप सेपरेटली जमा कर सकते हो CSR2, सेपरेटली फाइल CSR2। अगर आप AOC4 जमा कर चुके हो उस टाइम लिमिट में तो कोई बात नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने खुद इसमें लेट किया, उनका CSR2 का जो फॉर्म है वो बाध्य है, तो इसीलिए गवर्नमेंट को तो इसमें रिलैक्सेशन देना ही था। तो गवर्नमेंट ने बोला कि आप अलग से भी CSR2 जमा कर सकते हो इन फाइनेंशियल ईयर्स के लिए इस डेट तक। तो फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020-21 लास्ट डेट है 30 जून 2022, 30 जून 2022 तक आप सेपरेटली भी CSR2 जमा कर सकते हो। एंड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021-22 द लास्ट डेट इज 31 मार्च 2023, आप 31 मार्च 2023 तक भी CSR2 सेपरेटली जमा कर सकते हो। तो ये जो ब्लू कलर में अमेंडमेंट्स आए हैं, दे आर टेम्पररी अमेंडमेंट, इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है। जो नॉर्मल चीज है वो ये है कि हर कंपनी जब AOC4 जमा करेगी, संग संग ही CSR2 भी अटैच करके जमा कर देगी, जिनके ऊपर भी CSR एप्लीकेबल है उनके लिए। नेक्स्ट, क्लाउड। क्लाउड हैज बिकम अ वेरी पॉपुलर मीन्स ऑफ स्टोरेज एंड रिट्रीवल। क्लाउड का बेसिक कंसेप्ट क्या है कि आप अपना डेटा एक बहुत बड़े क्लाउड कंपनी जैसे Amazon वेब सर्विसेज है, AWS, गूगल ड्राइव है, आप इन पे अपना डेटा स्टोर कर सकते हो, और आप कोई भी पर्सन जो कंपनी से कनेक्टेड है वो उस डेटा को क्लाउड से सीधा इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो बहुत सारी कंपनियां जिनके बहुत सारे ब्रांचेस हैं, उन्होंने अपना डेटा क्लाउड पर स्टोर करना स्टार्ट कर दिया है, जो बेसिक बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह है क्लाउड पे स्टोर कर रहे हैं। तो इसी को लेके MCA ने पूरे रूल्स निकाले थे कि अगर आप अपना अकाउंट्स, बुक्स वगैरह
क्लाउड पे मेंटेन कर रहे हो तो आपको ये सारी कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेंगी। तो इसमें बहुत सारी कंडीशंस है। अब उनमें जो अमेंडमेंट है केवल वो अमेंडमेंट हमें ध्यान देना है, बाकी तो अपने जानते ही हैं। बोलता है कि पहला पॉइंट है द बुक्स ऑफ अकाउंट्स शैल रिमेन एक्सेसिबल इन इंडिया। आप क्लाउड पे स्टोर करो। क्लाउड बेसिकली क्या है, एक बहुत बड़ा डेटाबेस सेंटर होता है, एक बहुत बड़ा डेटा सेंटर होता है, क्योंकि बोलने के लिए वो क्लाउड है पर उसका जो वो तो दैट्स अ लॉजिकल थिंग। द फिजिकल थिंग इज दैट एक बहुत बड़ा कैंपस होगा जहां डेटा सेंटर्स होंगे। अमेजोन के 14-15 डेटा सेंटर्स है पूरे वर्ल्ड में। तो हो सकता है कि आपकी कंपनी इंडिया में पर आपका जो डेटा है वो अमेजोन के किसी ऐसे सर्वर में स्टोर्ड है जो सर्वर भारत में नहीं, आउटसाइड इंडिया है। तो उस कंटेक्स्ट में इन्होंने कुछ पॉइंट्स बोले। नंबर 1, द डेटा शुड बी एक्सेसिबल इन इंडिया एट ऑल टाइम्स। मतलब हम किसी भी वक्त चाहें तो उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं भारत में बैठे बैठे, ये होना चाहिए। नेक्स्ट इन्होंने एक फंडा निकाला था कि एवरी कंपनी विल नाउ, जो अकाउंट्स अपना कंप्यूटर बनाती है उनके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में फीचर होना चाहिए कि वो ऑडिट ट्रेल को प्रिजर्व करेंगे। तो ये जो है ये कंपलसरी था फ्रॉम 1 अप्रैल 2022, उसको इन्होंने एक साल एक्सटेंड कर दिया 1 अप्रैल 2023 की। स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 हर वो कंपनी जो अपना अकाउंट सॉफ्टवेयर बनाती है उनके अकाउंट सॉफ्टवेयर में ये फीचर होना चाहिए कि वो लोग ऑडिट ट्रेल को प्रिजर्व करेंगे और डिलीट नहीं करेंगे। तो ये कंपलसरी होना था 1/4/22 से, उसको एक्सटेंड कर दिया 1/4/23 से। जो भी आप क्लाउड पे डेटा मेंटेन कर रहे हो उसका आपको बैकअप भारत में किसी सर्वर में रखना पड़ेगा ऑन अ डेली बेसिस। द बैकअप शैल बी केप्ट, द बैकअप शैल बी केप्ट इन सर्वर्स लोकेटेड इन इंडिया। तो सपोज आप Amazon वेब सर्विसेज से क्लाउड ले रहे हो, उनका क्लाउड का जो डेटा सेंटर है भारत के बाहर है लेट्स से, तो आपको उसका बैकअप भारत में किसी सर्वर में रखना पड़ेगा और डेली बेसिस पे अपडेट करना पड़ेगा। दैट्स द अमेंडमेंट, डेली बेसिस। हु इज द पर्सन इन कंट्रोल इन इंडिया। अगर आपका क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जैसे Amazon वेब सर्विसेज वो अगर आउटसाइड इंडिया है तो भारत में कौन वो व्यक्ति है जिसके पास हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स जाके वेरीफाई कर सकते हैं। हु इज द पर्सन इन कंट्रोल रिस्पॉन्सिबल इन इंडिया फॉर मेंटेनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। उसका नाम और डिटेल्स आपको आरओसी को बताना पड़ेगा। तो ये था क्लाउड सर्विसेज को लेके। नेक्स्ट कुछ अमेंडमेंट्स आए हैं सीएसआर को लेके। सबसे जोरदार अमेंडमेंट आया है ये वाला, सबसे जोरदार अमेंडमेंट, सबसे जोरदार अमेंडमेंट, ध्यान से सुनना। सो ये अमेंडमेंट है क्या, हम लोग इतने साल से जब से नया कंपनी लॉ आया, सेक्शन 135 सीएसआर आया, तब से ये पढ़ रहे थे, क्योंकि सीएसआर हर कंपनी पे अप्लाई नहीं करता, इसके लिए बड़ी कंपनी होनी चाहिए। बड़ी कंपनी का मतलब जिसका नेटवर्थ 500 करोड़ या प्लस है, टर्नओवर 1000 करोड़ या प्लस है, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या प्लस है, इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन जो सेटिस्फाई करे उसके ऊपर सीएसआर रिक्वायरमेंट अप्लाई करता है। सीएसआर रिक्वायरमेंट के अंतर्गत आपको अपने एवरेज प्रॉफिट का 2% सीएसआर पे खर्च भी करना पड़ता है, प्लस आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से कुछ डायरेक्टर्स निकाल के एक सीएसआर कमिटी भी बनानी पड़ती है। ठीक है, तो हर वक्त इतने साल से ये चीज पढ़ाया जा रहा है कि अगर कोई कंपनी लगातार 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स तक वो तीनों रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पाए, मतलब नेटवर्थ भी 500 करोड़ के नीचे है, टर्नओवर भी 1000 के नीचे है, नेट प्रॉफिट भी 5 करोड़ के नीचे है, तो लगातार 3 साल तक अगर कंपनी फेल्स टू सेटिस्फाई ऑल दोज 3 कंडीशंस, तब कंपनी के ऊपर से सीएसआर का ऑब्लिगेशन हट जाता है और कंपनी को सीएसआर कमेटी की जरूरत नहीं है, सीएसआर में खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो ये वाला जो एक वेवर था ना, ये इन्होंने उड़ा दिया। मतलब अब इसका ये मतलब निकलता है कि एक बार अगर आपके ऊपर सीएसआर ऑब्लिगेशन लग गया तो वो अब हमेशा कंटिन्यू करेगा। सो ये बहुत बड़ा पॉइंट है। पहले क्या था कि अगर लगातार 3 साल तक अगर आपकी लिमिट्स कम रह गए तो आप पे से सीएसआर हट जाएगा, अब नहीं हटेगा, अब आप पे सीएसआर हमेशा कंटिन्यू टू अप्लाई करेगा। नेक्स्ट और एक इन्होंने इसी से कनेक्टेड एक पॉइंट जोड़ा कि मान लो कोई कंपनी है जिनका बजट था 2% सीएसआर स्पेंड करने का ऑब्लिगेशन था, वो 2% स्पेंड नहीं कर पाए, सपोज 1.5% कर पाए, 0.5% बचा हुआ है, उसको कहा जाता है अनस्पेंड सीएसआर। अनस्पेंड सीएसआर, तो कोई कंपनी है जिसके पास अनस्पेंड सीएसआर अमाउंट पड़ा हुआ है, तो जब तक अनस्पेंड सीएसआर अमाउंट पड़ा हुआ है तब तक उनको सीएसआर कमिटी कंटिन्यू करना पड़ेगा, उसके ऊपर सीएसआर ऑब्लिगेशन लगेगा, वो अपने कमिटी को डिसॉल्व नहीं कर सकते। तो सेकंड पॉइंट ये रहा, पढ़ो ऊपर। अ कंपनी हैविंग एनी अमाउंट इन अनस्पेंड सीएसआर
शैल कॉन्स्टिट्यूट अ सीएसआर कमेटी। तो वो कमेटी भंग नहीं कर सकते। और फिर नीचे तो क्लियर कर ही दिया कि वो 3 साल कंटिन्यूअस अगर आपकी लिमिट्स कम होती है तो सीएसआर वेव हो जाता है। वो तो पूरा टॉपिक ही वेव हो गया है। तो अब सीएसआर एक बार लग गया तो हमेशा लगेगा। दैट्स अ बिग वन। क्वेश्चन आंसर्स हैं इस पे, चेंज होते हैं वो। नेक्स्ट सुनो, सीएसआर इंप्लीमेंटेशन। इसमें भी चेंज क्या है मैं बता देता हूं। चेंज ये है, ठीक है, इन्होंने बोला कि कोई भी कंपनी डायरेक्टली भी सीएसआर कर सकती है, इनडायरेक्टली भी कर सकती है। इनडायरेक्टली का मतलब आप किसी सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, पब्लिक ट्रस्ट या सोसाइटी जो खुद कंपनी ने या बहुत सारी कंपनीज ने मिलकर बनाए, उनके थ्रू भी आप सीएसआर कर सकते हो। आप सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के स्थापित किए हुए किसी सेक्शन 8 कंपनी, ट्रस्ट, सोसाइटी के थ्रू कर सकते हो। भारत सरकार का या स्टेट गवर्नमेंट का स्टैब्लिश किया हुआ कोई स्टैट्यूटरी एंटिटी जो शेड्यूल 7 वाली एक्टिविटीज ही करता है, उनको भी आप देकर सीएसआर करवा सकते हो। या फिर कोई भी अन्य प्राइवेट सेक्टर में कोई एनजीओ टाइप्स है जो जिसका 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है सीएसआर का, आप उनको देके भी करवा सकते हो। अब इस पूरे चीज में अमेंडमेंट क्या हुआ है, इन्होंने ये एक सेक्शन ऐड कर दिया। जैसे सेक्शन 8 कंपनी, ट्रस्ट, सोसाइटी जो इनकम टैक्स में अप्रूव्ड है अंडर सेक्शन 80G, ये पहले से था। सेक्शन 12A ट्रस्ट, ये भी पहले से था। नया क्या ऐड हुआ है सर, 1023C। इसमें एक्चुअली इनकम टैक्स में अमेंडमेंट आया है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 1 अप्रैल 2022 में अमेंडमेंट आया। इनकम टैक्स में अमेंडमेंट आया कि सेक्शन 10 क्लॉज 23C, उसमें सब क्लॉज 4, 5, 6 एंड 6A के अंदर प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स किसी भी रिलीजियस या चैरिटेबल ट्रस्ट को, किसी यूनिवर्सिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, किसी फिलैंथ्रोपिक हॉस्पिटल को, किसी अन्य प्रकार के इंस्टीट्यूट को जो चैरिटेबल कॉजेज में इन्वॉल्व है, उनको कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अप्रूवल दे सकता है। तो अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा संस्थान है, चाहे वो विद्यालय हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे ट्रस्ट हो, जिसको कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या पीसीआईटी प्रिंसिपल कमिश्नर ने अप्रूवल दे दिया है अंडर सेक्शन 1023C, उनको भी आप डोनेशन देके उनके थ्रू भी आप सीएसआर कर सकते हो। तो पहले सेक्शन 12A तो बोला हुआ ही था चैरिटेबल ट्रस्ट का, 80G भी बोला हुआ था। 80G तो जानते हो तुम, इनकम टैक्स में सिलेबस में। अब एक एक्स्ट्रा और ऐड कर दिया 10 का 23C, ठीक है, ये एक अमेंडमेंट आया है। और एक इसी में छोटा अमेंडमेंट क्या है कि पॉइंट नंबर C में था एनी स्टैट्यूटरी एंटिटी जो सरकार ने बनाई है। तो इन्होंने बोला एंटिटी का मतलब वो स्टैट्यूटरी एंटिटी जो शेड्यूल 7 टाइप के काम करती है, जो भारत सरकार का बनाया हुआ एंटिटी है, जो शेड्यूल 7 टाइप का काम करता है, शेड्यूल 7 में बोले हुए एक्टिविटीज, उनको भी डोनेशन देके आप करवा सकते हो। तो एंटिटी का मतलब इन्होंने डिफाइन कर दिया नीचे, ठीक है। तो ये इसमें अमेंडमेंट आया जो इनकम टैक्स से कनेक्टेड था। बाकी सेम है, बाकी में कोई चेंज नहीं। फिर नेक्स्ट सीएसआर रिपोर्टिंग। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जिनका एवरेज 3 साल का एवरेज सीएसआर स्पेंडिंग 10 करोड़ या उससे ऊपर होता है, और जो सीएसआर में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स वो लोग करते हैं, 1-1 करोड़ प्लस के प्रोजेक्ट करते हैं, उनको एक इम्पैक्ट असेसमेंट करवाना पड़ता है। क्या करवाना पड़ता है? इम्पैक्ट असेसमेंट, कि उनके सीएसआर प्रोजेक्ट से क्या फायदा हुआ है, देश को, जनता को क्या फायदा हुआ है। तो इम्पैक्ट असेसमेंट का एक्सपेंडिचर तो लगेगा ना, एक तरह से ऑडिट जैसा हो गया ये, इट्स लाइक एन ऑडिट। तो इम्पैक्ट असेसमेंट एक्सपेंडिचर पर एक लिमिट थी, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू। पहले जो लिमिट थी वो चेंज कर दी इन्होंने, अभी नया लिमिट क्या है? ये नया लिमिट है कि जो बड़े सीएसआर करने वाले कंपनियां हैं वो जब अपना इम्पैक्ट असेसमेंट करवाएंगे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का, तो इम्पैक्ट असेसमेंट का यानी एक तरह का ऑडिट ऑफ द सीएसआर है, वो एक्सपेंडिचर इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। पहले ना, ये मैं जस्ट तुमको लिखा रहा हूँ, पहले ये होता था लोअर, ये हायर नहीं होता था, ये लोअर होता था, और यहाँ 2% नहीं, यहाँ होता था 5%। तो अभी इन्होंने चेंज कर दिया, अब ये 5% नहीं है, कितना है? 2%, और ये लोअर नहीं है, हायर है। दैट्स द अमेंडमेंट, ठीक है। तो इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि मैक्सिमम इम्पैक्ट असेसमेंट एक्सपेंडिचर कितना हो सकता है। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पे बोल रहा हूँ, एक कंपनी है जिसका करेंट ईयर का
CSR स्पेंड होने वाला है 15 करोड़। तो बताइए, और उनके बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो 1 करोड़ प्लस के हैं, तो उन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का इम्पैक्ट असेसमेंट करवाना है, ऑडिट कराना है कि उससे क्या फायदा हुआ। तो आप कितनी फीस दे सकते हो इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए? द आंसर इज 2% ऑफ 15 करोड़ जो भी आएगा, और 50 लाख विच एवर इज हायर। तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको। 15 करोड़ का 2% कितना आएगा? 30 लाख। 30 लाख और 50 लाख, हायर क्या है? 50 लाख। तो आप इम्पैक्ट असेसमेंट में कितना खर्च कर सकते हो? 50 लाख। तो ये डिस्क्रिप्टिव या एमसीक्यू किसी में भी आ सकता है, ठीक है। ये लिमिट चेंज हुई इम्पैक्ट असेसमेंट एक्सपेंडिचर की। सो दैट वाज द टोटल अमेंडमेंट इन इंटर लॉ। मैंने तुम लोगों को पुराने अमेंडमेंट भी वापस से रिवाइज करवा दिए, नया अमेंडमेंट भी पढ़ा दिया, और क्लियरली नोट्स में बाइफरकेटेड है। येलो हाईलाइटर मतलब पुराना अमेंडमेंट ही फिर से रिपीट हुआ है, ब्लू हाईलाइटर मतलब नया अमेंडमेंट है, और ये मेजॉरिटी कवर था, जो ब्लू वाले वो नए हैं। तो ये फुल इंटर लॉ में जो भी अमेंडमेंट्स थे ये मैंने डिस्कस कर दिया। ऑल दी अमेंडमेंट्स वर इन कंपनी लॉ ओनली, उसी में ज़्यादा चेंज आता है, अदर लॉज में उतने चेंज नहीं आते हैं, ठीक है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।